एक लड़का अपनी भाभी के पास पहुंचता है। मिठाई का डिब्बा हाथ में होता है। भाभी के सामने मुस्कुराते हुए कहता है कि भाभी बहुत बहुत मुबारक हो, मुझको नौकरी मिल गई है। भाभी ने जैसे ही यह सुना, भाभी खुश हो जाती है, मिठाई खाती है और पूछती है, कहाँ नौकरी लग गई है। वो कहता है कि मेरी नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लग गई है, अब मैं जल्दी से यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया जाता है तो उसकी भाभी एक दिन से शांत हो जाती है, एकदम से शांत हो जाती है। पूछता है, भाभी शांत क्यों हो गई, क्या बात है, क्या दिक्कत आई। तभी इसी बीच में कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। इसी बीच में उस लड़के ने कहा कि भाभी अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मुझे भैया का नंबर दे दीजिए, मुझे भैया का एड्रेस दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में वो रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेरी नौकरी लग गई है, तो इसलिए मैं उनसे वहाँ पर मुलाकात भी कर लूँगा। जैसे ही भाभी ने यह बात सुनी, भाभी एकदम से शांत हो जाती है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होती है। लेकिन देवर ने यह सवाल फिर से दोबारा रिपीट किया, भाभी मुझे नंबर दे दीजिए और उनका पता दे दीजिए, मुझे भैया के पास 1-2 दिन वहाँ रुक जाऊँगा, उनसे भी बातचीत कर लूँगा। और वैसे भी भैया से मिले हुए लगभग 2 साल के आसपास का समय हो गया है। घर वाले, परिवार वाले सब के सब परेशान रहते हैं, उनसे बातचीत ही नहीं हो पाती। जब इस तरह की बात आती है तो उस महिला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़का एक के बाद एक बार बस एक ही बात को दोबारा रिपीट कर रहा था और बार बार पूछ रहा था कि मुझे भैया का नंबर चाहिए, मुझे भैया का पता चाहिए। जब उस महिला ने नंबर देने से और पता बताने से साफ इनकार कर दिया और वह यह कहती है कि तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि तुम्हारे भैया जहाँ काम करते हैं वो फैक्ट्री वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो किसी से संपर्क करे, किसी से बातचीत करे। लड़का कहता है कि ठीक है, वो बातचीत करने के लिए मना करते हैं तो क्या कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का कोई व्यक्ति उनके घर पे नहीं जा सकता, उनके रूम पे नहीं जा सकता, या रूम पर जाने में भी किसी तरह की पाबंदी लग गई है। तो इस बात पर महिला कहती है कि मैं ना तो उनका नंबर दे पाऊंगी और ना ही उनका एड्रेस यानी पता दे पाऊंगी। लड़का परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद सीधा अपने परिवार के बाकी सदस्यों के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो भी हुआ है, देवर और भाभी के बीच में बातचीत का सिलसिला पूरी की पूरी बातचीत बताई जाती है। अब परिवार के लोगों को यहाँ पर कुछ शक हो जाता है। शक इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 साल से ना तो उस लड़के को किसी ने देखा था, ना ही किसी ने बातचीत की थी। तभी सभी
इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उस महिला के पास पहुंचते हैं और महिला से बहुत सख्ती से बात करते हैं और सख्ती से बातचीत करने के बाद कहते हैं जितनी जल्दी हो सके उसके नंबर दे दो और उसका पता भी दो। यदि नंबर और पता नहीं दिया तो हम अभी के अभी पुलिस को बुलाते हैं। फिर पुलिस अब तुमसे अपने तरीके से बातचीत करेगी और तुम सब का सब जो सच है वो एकदम से गलत होगी। इस तरह की बात जब महिला ने सुनी तो महिला एकदम से डर जाती है, कांपने लगती है, कहती है कि अब आप पुलिस को मत बुलाओ और जो भी बात है मैं सब कुछ सही बताने को तैयार हूँ। जब इस तरह की बात आती है तो जब घर वाले एकदम सुनने को तैयार थे, बेताब थे कि आखिरकार वो क्या बोलने वाली है, तभी वो कहती है कि वो मर चुके हैं, पर उनकी जो लाश है एक कारखाने के अंदर दफन पड़ी हुई है। परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो यह घटनाक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल उस उत्तर प्रदेश के पब्लिक प्रदेश की सीमाओं को पार करती हुई वो देश की सीमाओं के भीतर बाहर भी पार कर जाती है। जहाँ तक लोगों ने इस घटनाक्रम के बारे में सुना, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वह महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है कि 2 साल तक उसने इस राज को ऐसा दफन करके रखा कि किसी को कोई बात का एहसास ही नहीं होने दिया। अगर वो लड़का ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा होता तो शायद इस घटनाक्रम का खुलासा होने में पता नहीं और कितना वक्त लग जाता। वेलकम टू द माई शो। माय नेम इज सुमित प्रजापति और आप देख रहे हो हमारी क्राइम वीडियो। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पूरी वीडियो ज़रूर देखना। आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना। गुजरात प्रदेश के जामगर में देर GIGDC एक इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारी कंपनी है। यहाँ तारीख थी 28 जुलाई 2026। SCP होता है प्रतिमा अपने साथ अपनी पुलिस की पूरी टीम को, अपनी फोरेंसिक टीम केस को साथ ही एक मजिस्ट्रेट साहब को अपने साथ ले आती हैं। दोपहर के आसपास का समय हो रहा था और यह देर GIGDC के इलाके में जो एक कारखाना होता है उस कारखाना फिलहाल
वो कारखाना फिलहाल किसी और पर इसका स्वामित्व है, यानी कि और कोई उस पर किराए पर रह रहा है। वहाँ पर कुछ और काम चल रहा था। एक बेल बजाई जाती है और बेल बजाने के बाद फिर वहाँ से एक कर्मचारी निकल के आता है। पूछा जाता है, क्या बात है? बाहर पूरी फोर्स खड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हमें आपकी फैक्ट्री की तलाशी लेनी है। जब तलाशी लेने की बात आती है तो वह कहता है कि मैं मालिक से बातचीत करके आता हूँ। इधर जिसने दरवाजे पर यानी गेट पर आकर बातचीत की है वो मालिक के पास जाता है। मालिक से पूरी बातचीत होती है। मालिक तुरंत भाग कर आता है, कहता है कि साहब, हमसे कोई गलती हुई है क्या? बोले, गलती नहीं हुई है। इसमें पुलिस टीम के साथ एक महिला भी होती है और साथ ही एक पुरुष भी होता है। वो दोनों के दोनों पुलिस की गिरफ्तारी में होते हैं। उन दोनों ने कहा कि यहाँ हम इसी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। अब जब फैक्ट्री का दरवाजा के गेट खुलता है, फैक्ट्री के दरवाजे का गेट खुलता है। गेट खुलने के बाद वो आगे आगे होते हैं, पुलिस की टीम पीछे पीछे होती है। सीधा जाते हैं और जाके फैक्ट्री में एक स्थान पर जाकर रुक जाते हैं। रुकने के बाद इशारा करते हैं। इशारा जब किया जाता है तो उसके बाद फिर मजदूरों का इंतज़ार किया जाता है और जैसे ही मजदूर आते हैं अपनी कुदार लेके अपने जो भी उनके आसपास औजार होते हैं, आने के बाद यहाँ पर गड्ढा खोदने की कोशिश शुरू की जाती है। एक से 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन मजदूर जो होता है 5 या 6 जो भी थे, वो छोटा सा गड्ढा भी नहीं खोद पाए थे, क्योंकि जो सीमेंट के परत थी वो लगभग 1 फीट से ज़्यादा थी। 1 फीट से ज़्यादा परत होने की वजह से उसमें चाहे कितना भी मजदूर कोशिश करता रहे, लेकिन उससे कुछ होने वाला तो था नहीं। इसके बाद ड्रिल मशीन मंगाई जाती है। ड्रिल मशीन के साथ साथ कुछ ऐसे औजार मंगाए जाते हैं जो मशीन के माध्यम से ही चलने वाले थे। उसके बाद फिर यहाँ पर खुदाई होना शुरू हो जाती है। 7 से 8 घंटे का समय लगता है। आखिरकार फिर गड्ढा जब खोद दिया जाता है तो गड्ढे की खुदाई करने में लगभग 11 से 12 फुट की गहराई में जाया जाता है। और जब गहराई में जाया जाता है तो वहाँ पर एक इंसान का कंकाल निकलने लगता है। छोटी छोटी हड्डियाँ निकलने लगती है, कपड़े निकलने लगते हैं। एक एक कंकाल की टुकड़े को उसने निकाल कर बाहर रखा जाता है। जितने भी यहाँ पर लोग थे, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था।
सोचने पर मजबूर थे। आखिरकार इस फैक्ट्री के बारे में पता किया जाता है तो कई साल से यह फैक्ट्री किसी व्यक्ति के हाथ में थी। वही इसकी देखरेख कर रहा था। सब कुछ उसी की जिम्मेदारी में चल रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात थी, अफसोस की बात यह थी कि इस फैक्ट्री के बारे में इनको बताया किसने। और इस काम को अंजाम देने के लिए ना तो इनकी रूह कांपी और ना ही इनके दिल में जरा सी भी दया जागी। और हमारी ऐसी ही क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।